नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 सितंबर 2025 और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के थ्रू में। 150 करीब में एमसीक्यू होंगे, जिससे इकोनॉमिक्स में जो सेक्शन पूछा जाता है ना उसको रिवाइज करेंगे हम लोग। करेंट बेस्ड या स्टैटिक इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे शामिल नहीं होगा। जो करेंट बेस्ड एमसीक्यू होते हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल होंगे, स्टैटिक पोर्शन का एमसीक्यू होगा। सभी प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसको रिवीजन करके अवश्य ही जाएं एग्जाम में, सही रहेगा वो। ओके, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्न से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, उत्पादक मूल्य सूचकांक या सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक GDP डिफ्लेक्टर। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करते हैं कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए। इसका आंसर B हो जाएगा। अगला है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? इसी तरह से यह भी पूछ सकता है कि भाई CPI कौन प्रकाशित करता है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो CPI जो है ये NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अर्थात MOSPI के अंतर्गत आता है, जो सांख्यिकी विद्या मंत्रालय है उसके तहत में आता है। इसका आंसर भी याद रखिएगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स को भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आसान सवाल है। 2 शुरुआत के मॉडरेट स्तर के सवाल थे, ये बेहद आसान सवाल है। 1935, 1949, 1951, 1969। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में स्थापित हुआ था। एक्ट जो है RBI एक्ट वो कब का है? तो RBI एक्ट 1934 का है। 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसे प्रकाशित किया गया। इसका आंसर A हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोजगार का सृजन, गरीबी का उन्मूलन, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? MPC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है? मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार का होता है बंधुओं। एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई यह संकुचनकारी मौद्रिक पॉलिसी कहलाता है और यह विस्तारवादी कहलाता है। लूज मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये भी याद रख सकते हैं। टाइट में हम लोग क्या करते हैं? ऋण लेना महंगा कर देता है RBI, CRR, SLR इत्यादि जो रेट है इनको बढ़ा दिया जाता है। वहीं लूज में इन सभी को कम कर दिया जाता है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन 4 ऑप्शंस में से निकालिएगा। रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन। तो 4 में से क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर यही होगा, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे प्राइस ना तो ज़्यादा जाए ना तो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती है। प्राइस को बना करके रखना, मेंटेन करके रखना। इसका आंसर C हो जाएगा। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949, 1955, 1969, 1980। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसमें से 1969 को हो जाएगा। 1969 को बृहद स्तर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वैसे सबसे पहले RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1948 ईस्वी में, तो ये भी याद रख सकते हैं। बाकी जो बृहद स्तर पर राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1969 में किया गया था। बैंकों को छोटे शहरों तक पहुंचाने के लिए इस समय का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनके पास 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि थी। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि 14 बड़े बैंक उस समय के शामिल थे, जिनके पास 50 करोड़ रुपए की पूंजी थी और उन सभी को भारत सरकार
सरकार ने अपना बना लिया था। जो उनके बैंक के मालिक थे उनको उनका पैसा दे करके राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कृषि का विकास, भारी उद्योग का विकास। तो कृषि का विकास तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का था, जिसको हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो भारत के सबसे बड़े आज तक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, क्या नाम है उनका? पीसी महालनोबिस नाम है, उनके मॉडल पर आधारित था और इसका मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योगों का विकास। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है रिवर्स रेपो दर क्या होता है? देखिए, मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा यह, लेकिन उसको स्टेटमेंट में अगर लिख करके दे दिया जाए तो बड़ा ही कठिन हो जाता है। पूछा जा रहा है कि रिवर्स रेपो रेट RRR जो है यह क्या होता है? वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक RBI से ऋण लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को RBI के पास रखते हैं, वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे से ऋण लेते हैं। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता को RBI के पास में रखते हैं और RBI इनके बदले में उनको कुछ रेट पर पैसा मुहैया करवाता है। इसी को कहा जाता है RRR कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, अर्थात 1969 से 1974 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें गेहूं के उत्पादन पर मुख्य रूप से बल दिया गया था और भारत के पश्चिम के प्रदेश, पश्चिम के जो जिले राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट वाला ज़्यादा सही तरीके से प्रभावी हुआ और गेहूं उत्पादन बहुत अच्छे तरीक़े से हुआ था। इसमें 2 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। एक है उन्नत बीज, अर्थात अच्छे बीज मिले हमें बीज पर, और दूसरा फर्टिलाइजर पर, दूसरा बृहद स्तर पर फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया था, जिससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न से कौन सा उपाय मौद्रिक नीति का हिस्सा है? पूछा जा रहा है मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का हिस्सा होगा? इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्या करेंगे हम जब देश में इन्फ्लेशन होगा? तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कौन सा कदम उठाया जा सकता है? रेपो दरों को कम करना। रेपो दर को अगर हम कम कर देंगे तो क्या ये सही होगा जब देश में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है? खुले बाजार का संचालन, सक्रिय सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। भाई RBI के द्वारा सरकारी जो बॉन्ड हैं उनको बेच करके पैसा वापस ले लिएगा मार्केट से, क्या ये सही कदम होगा? नगद आरक्षित अनुपात कम करना, रिवर्स रेपो दर कम करना, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता लग गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का इसका आंसर बी हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसको कहा जाता है, जिसके तहत RBI गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, उनको ओपन मार्केट में बेचती है और वो खरीदती है, जिससे ओपन मार्केट से ढेर सारा कैश उसके पास में आ जाता है। और जब मार्केट से कैश कम कर दिया गया, कैश का फ्लो कम कर दिया गया, तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है। ये कोई 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 70,000 80,000 करोड़ इस स्तर की बात होती है। इस स्तर से कैश को कम कर दिया जाता है, जिससे मार्केट में क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी अगर सरकार के द्वारा RBI के द्वारा रेपो दर को कम किया जाता है, CRR को कम किया जाता है या RRR को कम कर दिया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में MSP किसके द्वारा तय किया जाता है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत मूल्य आयोग, नाबार्ड और वित्त मंत्रालय। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको CACP भी कहा जाता है, इसके द्वारा तय किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 में। 1949 इसमें लिखा हुआ। दरअसल में इसका एक्ट जो पारित हुआ था, जिसका नाम क्या है? तो सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण एक्ट 1948 है, जिसके तहत में 1949 से 1 जनवरी 1949 से यह प्रभावी हुआ था। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है? केवल सरकारी निवेश में वृद्धि, देश में भौतिक और वित्तीय संपत्ति में वृद्धि, केवल निजी निवेश में वृद्धि, सरकारी खर्च में कमी। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण का अर्थ है भौतिक और वित्तीय संपत्ति में वृद्धि। इसी को कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। राजकोषीय नीति है, यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी है,
यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी है, न कि मॉनेटरी पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वित्त मंत्रालय का यह काम होता है। राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी खर्च, राजस्व और उधार से है, जिसे वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथों में होता है। तो आरबीआई के हाथों मॉनेटरी है और किसके हाथों में, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के हाथों में फिजिकल पॉलिसी होता है, जिसमें सरकार के खर्च वगैरह को लेकर के नीतियाँ तय की जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रेपो दर का क्या अर्थ होता है बंधुओं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण देते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, वह दर जिस पर आरबीआई और बैंक एक दूसरे से ऋण लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक अपने ग्राहक को ऋण देते हैं। तो रेपो रेट का तात्पर्य क्या होता है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, इसी को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में। देखिए 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ है, 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ है। और हाल फिलहाल है मोदी गवर्नमेंट के दूसरे टेन्योर के दौरान बहुत सारे बैंकों को विलय किया गया है। राष्ट्रीयकरण नहीं, उनको विलय किया गया, मर्ज किया गया है। बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर करके बड़े बैंकों का निर्माण किया गया है। जैसे आपने भी सुना होगा कि एसबीआई में बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया, कैनरा बैंक के साथ बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया। तो ये बहुत सारे संख्याओं में बैंक होने से ज़्यादा अच्छे होते हैं कि अपने पास लार्ज, बहुत पावरफुल और बड़े बैंक होने चाहिए। तो इसी के कारण से मर्ज किया गया। तो मर्ज करना अलग होता है और नेशनलाइजेशन अलग होता है। नेशनलाइजेशन का तात्पर्य होता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं बैंकों में, उनको उनके हिस्से का पैसा दे करके सरकार उनका स्वामित्व खरीद लेती है और यह सरकार का बैंक हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? नेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है बैंकों का? क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियां काम करती हैं वो एक ही चीज़ के ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट के लिए अगर वो केवल काम करेंगी तो छोटे शहरों या छोटे कस्बों तक बैंक कैसे पहुंचेगा? लेकिन जो सरकार होती है वो केवल प्रॉफिट के नहीं बल्कि जन कल्याण और लोगों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए भी काम करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी काम करती है। इसके कारण से जब सरकार किसी बैंक को अधिग्रहित करती है तो फिर उसका विस्तार छोटे कस्बों तक, छोटे मार्केट तक, ग्रामीण इलाकों तक बैंकों का हो पाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? इंक्लूजन हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम में, जिससे बैंक घर घर तक पहुँच रही हैं। जिसका उदाहरण आपको दिखेगा, जैसे एसबीआई है, ये आपको हर छोटे बड़े कस्बों में ये दिख जाएगा। जो छोटा सा भी कस्बा है वहाँ पर भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक यही है। इसी कारण से है क्योंकि शुरुआत से यह एक राष्ट्रीय बैंक था जिसका विस्तार देश के कोने कोने तक हुआ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं पर भी चल जाए आपको एसबीआई दिखेगा ही दिखेगा। तो ये क्या है? तो भाई नेशनलाइजेशन इसी कारण से किया जाता है। तो 1980 में भी नेशनलाइजेशन किया गया 6 बड़े बैंकों का। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1980 में 6 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 200 करोड़ थी। 1969 में जो हुआ था बंधुओं, उस समय जमा राशि 50 करोड़ वाले बैंकों को किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया भाई? यहाँ पर किया गया है 200 करोड़ वालों का। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में स्टेटमेंट बना करके। ये बैंक थे विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। ये सब अलग अलग रीजनल बैंक थे। देखिए सारे मैक्सिमम रीजनल बैंक हैं इसमें। जैसे विजया बैंक जो है दक्षिण भारत में ज़्यादा सक्रिय है, आंध्रा बैंक जो है आंध्र के एरिया में ज़्यादा सक्रिय था। 3 प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंक्लूसन के हेतु, इसको याद रखिएगा। भारत पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1951 से 56 तक चला था यह। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण है? क्या पूछा जा रहा है? तो क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर, मार्जिन आवश्यकता, रेपो दर। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है यह क्या है भाई? तो यह मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण में शामिल नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्थात मार्जिन आवश्यकता को अगर हम ज़्यादा और या कम करते हैं तो इससे मार्केट पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वहीं पर सीआरआर, एसएलआर और जो रेपो रेट है इसमें जब परिवर्तन किया जाता है तो बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश की इकोनॉमी परिवर्तन होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 प्रकार के उपकरण होते हैं जिसमें से एक को कहा जाता है मात्रात्मक और दूसरे को कहा जाता है गुणात्मक।
मात्रात्मक में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम छोटा सा परिवर्तन करते हैं, जैसे CRR, SLR, इस प्रकार के चीज़ों में, तो पूरे अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं पर जो दूसरा होता है, जो गुणात्मक होता है, जैसे कि बैंक में अगर आप ऋण लेने गए तो वहाँ पर मार्जिन बढ़ा देगा कि अगर आपको 1 लाख का ऋण चाहिए तो आपको 50,000 रुपये का कम से कम 60,000 रुपये का संपत्ति दिखाना पड़ेगा। इससे पर्टिकुलर ऋण लेने वाले जो पर्टिकुलर लोग गए उन्हीं पर इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे अर्थव्यवस्था पर गहरा इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में योजना आयोग किस वर्ष भंग किया गया? तो यह 2014 में भंग किया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, जो पूछा गया DSO के एग्जाम में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? अगला सवाल है, CPI कौन प्रकाशित करता है? तो यह श्रम ब्यूरो और श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत CPI और इंडस्ट्रियल वर्कर CPI-IW को प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। CPI इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए है। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं उनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, या ये ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए या क्या है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसको कौन प्रकाशित करता है? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। श्रम ब्यूरो के द्वारा, लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं? कौन सी गतिविधियां सेवा क्षेत्र में शामिल होती हैं? कृषि आ गया तो ये तो प्राइमरी सेक्टर आ गया, उद्योग आ गया ये तो सेकेंडरी सेक्टर आ गया। यहाँ पर फिर से देखिए ऑप्शन डी में खनन दिया हुआ है, ये भी प्राइमरी सेक्टर होता है। दरअसल प्रकृति से जब भी हम कोई उत्पाद डायरेक्ट ले रहे हैं, चाहे वो खनन हो, खनिज हो, या फिर सेब हो, या फिर गेहूँ चावल हो, तो ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। जैसे हम इसको प्रोसेस करके कुछ बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, और इसको बेचने के लिए अगर हम कॉल सेंटर, ऐप वगैरह निर्माण कर रहे हैं तो सब के सब टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्ट इत्यादि जो हैं ये सब के सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी थी उस समय, इंदिरा गांधी जी थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। सांविधिक तरलता अनुपात SLR का क्या अर्थ है? SLR का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। तो वह राशि जो बैंकों को RBI के पास नगद के रूप में रखनी होती है, वह राशि जो बैंकों को RBI के पास नगद और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखनी पड़ती है, क्या बोला जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड कैश के फॉर्मेट में रखना पड़ता है RBI के पास में, वह न्यूनतम अनुपात जिसे बैंकों को नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। अगला क्या है कि वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? SLR का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य हो जाएगा सी, वह न्यूनतम अनुपात जिसे बैंक को नगद, सोना या सरकारी प्रतिभूति के रूप में बनाए रखना होता है, इसी को कहा जाता है SLR। अपने NDTL का नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जो बैंक के पास होता है, इसका कुछ परसेंट जो है SLR के रूप में अपने पास बनाए रखना होता है, इसको कहा जाता है SLR। इसको याद रखिएगा। आपको पता है इस प्रकार के MCQ लोग पेड बैच में करवा के पैसा बना रहे हैं। आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा है, आपका भी टाइम जाता है और आप ऐड देखते हैं, उससे पैसे आते हैं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको रिवाइज करिए और इस प्रकार के सवाल देखे जाते एग्जाम में। अगर कठिन सवाल पूछेगा ना तो यहीं से आएगा, बाकी आसान वाले तो आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा, जिससे सही रहेगा आपके प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। भारत में अंत्योदय योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तीसरा, पाँचवा, छठा, 10वां। 23 का आंसर हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। कृपया एग्ज़ाम में प्रीलिम एग्ज़ाम के दौरान सवालों को हल करते समय हिंदी इंग्लिश दोनों का पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि BPSC के हाल के जितने एग्जाम हुए उन सभी में हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस में एरर थे। हिंदी में बहुत ज़्यादा एरर थे, अशुद्धियाँ भर के थी BPSC पेपर में। पता नहीं क्या कारण था, लेकिन था इस बार। तो कृपया इसके कारण आपका मार्क्स न कम हो जाए, क्योंकि BPSC स्पष्ट रूप से लिख करके देती है हिंदी इंग्लिश में अगर गलत है तो हम इंग्लिश को सही मानेंगे, इसलिए आपका वहाँ पर मार्क्स चला जाएगा और आप उसको कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कृपया इंग्लिश हिंदी में पढ़ करके करें, खास तौर से साइंस, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के सवालों को तो निश्चित तौर पर पढ़ें इंग्लिश में भी, जिससे आपको थोड़ा सा समय भी थोड़ा सा मदद भी मिल जाए। आसान शब्द होते हैं और गलत भी ना हो।
पहले ही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपका एग्जाम है नेक्स्ट वीक। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई उपयोग करता है मौद्रिक नीति का। राजकोषीय नीति तो वित्त मंत्रालय का होता है, भारत सरकार का होता है। भारत में योजना अवकाश की क्या अवधि थी, तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश का समय रहा है। भारत चीन युद्ध, 1965 का युद्ध और सूखे के कारण से जनसंख्या के लाभांश का क्या अर्थ होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या तात्पर्य होता है, कुल जनसंख्या में युवा लोगों के अधिक अनुपात, कुल जनसंख्या में वृद्ध लोगों का अधिक अनुपात, कामकाजी उम्र के जनसंख्या में अधिक अनुपात और कम बाल मृत्यु दर। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऑप्शन ए मारने वाले थे, इसको चारों ऑप्शंस को पढ़िए, इसका आंसर सी हो जाएगा। कामकाजी उम्र की जनसंख्या का अधिक अनुपात होगा। कामकाजी उम्र की अर्थात 14 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की आयु जो है, इनका अनुपात जहां पर ज़्यादा होता है उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सबसे सटीक परिभाषा यही होगा। अगला है भारत में नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, शहरी विकास के लिए ऋण प्रदान करना, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, हिल्टन यंग कमीशन, साइमन कमीशन, मुदलियार कमीशन, सार्जेंट कमीशन। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1934 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया, जिसको क्या कहा जाता है, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। 2 बार इसीलिए मैंने बोला है कि हिल्टन यंग की जगह पर अगर वो ये लिख कर दे देगा कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, तो वहाँ पर आप गलत कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित होता है और बी.आर. अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है आरबीआई को स्थापित करने में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो 1934 में एक्ट पारित होता है, 1935 से इसकी स्थापना होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है सरकार द्वारा आरबीआई से उधार लेकर के बजट घाटे के वित्त पोषण करना। सरकार जो बजट बनाती है तो हर साल सरकार का क्या हो जाता है भाई, खर्च हमेशा ज़्यादा होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं और हमेशा आमदनी कम होता है। तो ये जो खर्च ज़्यादा हो गया है, तो ये मान लीजिए 100 रुपये की जगह पर 110 रुपया खर्च हो गया है, तो 10 रुपये का क्या करती है भाई, आरबीआई से उधार लेकर के बजट घाटे का वित्त पोषण कर लेती है। इसी को क्या कहा जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। घाटे की व्यवस्था तब होती है जब सरकार अपने बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए आरबीआई से उधार लेती है, जिससे नए नोट छापे जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा नए नोट छप जाएंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैसे का डिवैल्यूएशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी। इसलिए घाटे का वित्त व्यवस्था भी एक सीमा तक ही सरकार कर सकती है, अगर उस लिमिट को पार करेगी तो इकोनॉमिक रूप से ब्लंडर साबित होता है वह। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 4वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के दौरान इंदिरा गांधी जी की सरकार में दिया गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, वो एक झोला में सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर के आ जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह लेकर के आ जाते हैं, दुकान लगाते हैं और बोलते हैं हाँ भाई आ जाओ ले लो। कितने का भाई, तो 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, लो खरीदो, पैसे दो हमें और ये बॉन्ड ले जाओ। तो उससे क्या होता है भाई, मार्केट से सारा कैश आरबीआई के पास में आ जाता है। कैश का मतलब है ऑनलाइन में भी जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी कैश में ही आता है। क्यों भाई, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैश के लिक्विडिटी के फॉर्मेट में ही आएगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी अपने यहाँ पर अभी तक नहीं चला है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है अपने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा भाई, मार्केट में सारा बॉन्ड आ गया और मार्केट से सारा लिक्विडिटी इन्होंने वापस खींच लिया, इससे मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो मुद्रास्फीति और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी, इसका आंसर बी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी, नरसिम्हन समिति, क्या सीरियसली, शिवरावन समिति, सीरियसली, रंगराजन, केलकर। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, क्या इसका आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात शिवरामन समिति के सिफारिशों के आधार पर 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? यहाँ पर चार ऑप्शन है। सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर जेम्स ब्रांड टेलर, सर सीडी देशमुख, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास तो इससे पहले गवर्नर थे। फिलहाल के गवर्नर कौन है आरबीआई के? मुझे बताइएगा ज़रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे पहले गवर्नर थे। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा पेश की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना थी। सी आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के लिए एक लक्षित सीमा क्या है? जैसा कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है कि मुद्रास्फीति कितने से कितने के बीच में रखा जाएगा। ये क्या है सीमा? कितनी है भाई? 2% ±1। मुद्रास्फीति जीरो नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मुद्रास्फीति अगर जीरो हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा हतोत्साहित हो जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, वो हतोत्साहित हो जाएंगे। कोई मार्केट में उत्साह नहीं रहेगा, कोई कमाई नहीं हो पाएगी, तो पूरा जो डिमांड एंड सप्लाई का चेन है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत में इन्फ्लेशन को जीरो करने का लक्ष्य नहीं किया जाता है। इसको एक मेंटेन करके रखना होता है पर्टिकुलर परसेंटेज पर, जो आरबीआई के द्वारा तय किया गया है। कितना परसेंट? बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो बी हो जाएगा 4% ±2, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा 2% तक जाएगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक जाना चाहिए। 2% से कम भी नहीं, 6% से ज़्यादा भी नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो गुणात्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मार्जिन आवश्यकता। इससे पहले भी आया था यह सवाल। भारत में पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड नियंत्रित करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको कहा जाता है, यही नियंत्रित करता है पूंजी बाजार को। भारत में गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो अभी आया था यह सवाल, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्या अर्थ होता है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो बैंक जिसे 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की होती है, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। वो बैंक जिनमें सरकार की 50% से अधिक की हिस्सेदारी होती है। भारत में योजना की अवधारणा किस देश से लिया गया? दरअसल पंचवर्षीय योजना होगा यहाँ पर, पंचवर्षीय योजना। तो ये यूएसएसआर से लिया हमने, सोवियत संघ से लिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है, केवल आयात की लागत बढ़ जाती है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य होता है? तो दरअसल वैल्यू ऑफ करेंसी जो है यह कम हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्र सरकार, किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाए केंद्र सरकार। दरअसल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजा जाता है नाम वित्त मंत्रालय के द्वारा, और वहाँ से फिर इसकी नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सेबी इसके लिए कोई ऋण नहीं देता है। बाकी वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक या आरआरबी तीनों ही कृषि विकास के लिए ऋण देते हैं। सेबी किसी को ऋण नहीं देगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो तेजी और अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास था। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रखा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। बैंक दर क्या है बंधुओं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का? इसका आंसर हो जाएगा बी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, इसी को बैंक दर कहा जाता है। भारत में जीडीपी की गणना कौन करते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तब तो फिलहाल में सभी अप्रत्यक्ष करों को मिला करके एक ही कर दिया गया, जिसको जीएसटी कहा जाता है। और आज मैं 4 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल ही 3 सितंबर को भारत सरकार ने इसे बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। 28%, 18% स्लैब को हटाया गया है, 40% का एक स्लैब लाया गया, जिसको सिन गुड्स जैसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जैसे चीज़ों पर इस पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। बाकी जो कंज्यूमर उत्पाद थे, हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें थी, इस पर जीएसटी कम किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इसका आंसर बी हो जाएगा। 29 मिनट में 50 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के 100 क्वेश्चंस एक साथ हम लोग कर लेंगे, जिससे 2 वीडियो में आपका इकोनॉमिक्स रिवाइज हो जाएगा। कल सुबह हमें इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।